प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी की कक्षा में मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। सभी को मेरी ओर से सुप्रभात, वैदिक नमस्ते। आज हिंदी के गृह कार्य की श्रृंखला में अभ्यास सागर के प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण करने के पश्चात आज मैं अभ्यास सागर पाठ 2 असल धन के अभ्यास कार्य के कुछ उपविषयों का कार्य आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाकर पूर्ण करवाऊंगी। इस पाठ का प्रथम उपविषय है तत्सम और तद्भव शब्द। बेटा, आप सब संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं को जानते हैं, दोनों भाषाएं आपने पढ़ी हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अब तक आपने 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में ऐसे पढ़े होंगे जिनसे आपको ये ज्ञान हो गया है कि ये तत्सम भाषा के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी में हम उन शब्दों को किसी और नाम से जानते हैं और संस्कृत में हम उन शब्दों को जैसे किसी और नाम से जानते हैं। जैसे हम हस्त कहें, संस्कृत में हम हस्त कहते हैं और हिंदी में हम हाथ कहते हैं। तो जो तत्सम शब्द है वो हस्त है, संस्कृत भाषा का शब्द, और तद्भव हाथ है। अगर हम इसको साधारण रूप में परिभाषित करें तो तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे हमारे पास है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो संस्कृत शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब हमें जो पहला प्रश्न दिया गया है इस अभ्यास कार्य में, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और नीचे हमें 2 कॉलम बनाए गए हैं, 2 बॉक्स दिए गए हैं। एक में कहा है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। हमने करना क्या है, अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। हमें 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और दूसरे तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं पर थोड़े से परिवर्तन के बाद उन्हें हिंदी में प्रयोग किया गया है। तो इन पंक्तियों में से हमने ये छांटने हैं। देखो बेटा, आश्चर्य शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और दोष शब्द, कर्मों शब्द, ये सारे तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द में दुख, आंखों, गांव और कान, ये सारे हमारे क्या है, तद्भव शब्द। जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उन दोनों को हमने यहाँ छांट कर लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें हमने फिर वही प्रश्न है हमें, पर हमने क्या करना है, इसको गोला लगाना है, घेरा लगाना है। निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर गोला लगाइए। तो जो तत्सम शब्द हैं, बाकी शब्द हमें तद्भव शब्द दिए गए हैं। एक शब्द इसमें ऐसा है जो तत्सम शब्द है। मयूर हमारे पास यहाँ तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि तद्भव रूप इसका क्या है, मोर। बाकी ये सारे तद्भव शब्द हैं। ख भाग में रात, जीवा, आग और चांद, इनमें से जो जीवा शब्द है वो हमारे पास तत्सम शब्द है, क्योंकि जो तद्भव शब्द है वो कौन सा होता है, जीभ। अगले में है हमारे पास काम, पैर, हाथ और सूर्य। इसमें सूर्य हमारे पास तत्सम शब्द है। तो इस तरह हमने घेरा लगाना है सिर्फ तत्सम शब्दों को। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। अब बेटा उल्टा है, ऊपर हमने तत्सम शब्दों पर घेरा लगाया, अब हम लोग तद्भव शब्दों पर घेरा लगाएंगे। काठ, स्थान, गुण और दोष, इसमें स्थान जो है हमारे पास क्या है, तद्भव शब्द। दुख, दही, आश्चर्य और बुद्धिमान, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, दही, क्योंकि संस्कृत भाषा में तत्सम शब्दों में हम क्या कहते हैं, दही। क्रोध, मोर, धन और सुरक्षित, इसमें मोर शब्द हमारे पास तद्भव शब्द है, तत्सम में क्या कहा जाएगा, मयूर। प्रश्न नंबर 4, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। अब हमें क्या किया गया है, खंड क में और खंड ख में दोनों शब्द दिए गए हैं, तत्सम भी और तद्भव भी। तो हमने क्या करना है, एक तरफ हमें सारे शब्द पहले किसमें है, तत्सम रूप में है और दूसरे खंड में तद्भव रूप में, इन्हें आपस में मिलाना है हमें। अश्रु, अश्रु होता है तत्सम, अश्रु का तद्भव रूप है आंसू, तो नंबर 1 पे हमने आंसू। क्षेत्र तत्सम शब्द है और खेत क्या है, तद्भव शब्द। निंद्रा तत्सम शब्द है और नींद तद्भव शब्द।
जीवा तत्सम शब्द है, ऊपर भी किया हमने, और जीव तद्भव शब्द, अक्षी तत्सम शब्द और आंक तद्भव शब्द। तो इस तरह हमने इनको आपस में क्या किया, इनका मिलान कर लिया। अब हमें प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। जो साधारण रूप से हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को, तद्भव शब्दों को हमने वो प्रयोग करने हैं। मेरे पांव में कांटा चुभ गया, पेड़ के पत्ते गिर गए, जो पत्र है वो तत्सम शब्द है, उसको प्रयोग नहीं करना है। वे कल गृह प्रवेश करेंगे, रावण के 10 सिर थे, भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 पूरा किया। अब प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, उसमें क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। अब ये जितने भी चित्र अंकित हुए हैं यहाँ, आपने चित्र को देखना है, इसको तत्सम रूप में क्या बोलते हैं और तद्भव में क्या बोलते हैं। सिंपल देखना है कि संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है और तद्भव का मतलब हिंदी रूप में क्या बोला जाता है। तो नाक का चित्र बना है, नाक को संस्कृत में बोला जाता है नक, तो आ गया उसका तत्सम शब्द, और नाक बोला जाता है हिंदी में, तो आ गया उसका तद्भव रूप। फिर दूसरा चित्र है सूर्य का, तो तत्सम शब्द क्या है, सूर्य, और बच्चों सूरज क्या है, तद्भव शब्द। आगे बना है पत्ता, पत्ता शब्द तत्सम रूप है पत्र और तद्भव रूप है पत्ता। उसी तरह आगे पेड़ का चित्र बना है, तो पेड़ को तत्सम में बोला जाता है वृक्ष और तद्भव में बोला जाता है पेड़। अब जो अगला है हमारा, उसमें एक मोर का चित्र बना हुआ है, तो मयूर उसको तत्सम शब्द में बोला जाता है संस्कृत में, और मोर तद्भव रूप है उसका हिंदी में बोला जाता है। अब तक हमने सिर्फ तत्सम और तद्भव जो रूप है उनको विभिन्न प्रकार से किया, कभी हमने उनका मिलान किया, कभी उनके आगे लिखे, कभी हमने उन पर घेरा लगाया। अब अगला जो हमारा उपविषय है, वो उपविषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आप हर जगह क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा में भी आप क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और हिंदी भाषा में भी आप प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में आप विराम चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह हैं। उन विराम चिन्हों में से आपको 9 विराम चिन्ह आपके यहाँ दिए गए हैं, जो उपविषय हमें दिया गया है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी, उनको परिभाषित करना चाहूंगी कि विराम का अर्थ क्या होता है बेटा, रुकना, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। तो जब हम भाषा के लिखित और मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं, दोनों प्रकार से भाषा का, तो हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। लेखन कार्य में विराम चिन्हों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, पर जब हम मौखिक रूप में भी भाषा को बोलते हैं, तब भी हम अपने भावों के अनुसार जो हमने भाव व्यक्त करने होते हैं, उस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी वाणी को कहीं विराम देते हैं, और कहीं हम उसमें अगर ओज गुण दिखाना है तो हम उसको ऊंचा बोलते हैं। उसमें इस तरह दुख का भाव प्रकट करना हो तो हम रुकते भी हैं, आह का स्वर भी देते हैं। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, विराम चिन्हों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कौन सा चिन्ह कैसा कहलाता है, क्या नाम है उसका। सबसे पहले आपको जो ये लंबी लाइन दी गई है बेटा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, थोड़ा लंबा है। तो यहाँ ये कौन सा है, निर्देशक चिन्ह, इसको योजक नहीं मानना है, योजक बहुत छोटा सा लगता है बीच में। दूसरा है आपके पास अल्प विराम, एक कॉमा जहां लगे सीधा, वो अल्प विराम। फिर आपको दोनों तरफ जो दिए गए कॉमास वो है दोहरा उदाहरण चिन्ह, जहां हम कोई उदाहरण देते हैं हम इस दोहरे उदाहरण चिन्ह को लगाते हैं 2 कॉमास, इसलिए हम इसको दोहरा कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, सबको दिख रहा है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे नंबर 5 पे आपके पास सिर्फ एक विराम चिन्ह है, इसको कहेंगे हम पूर्ण विराम। फिर आपके पास 2 कॉमा लगे हैं पर सिंगल है, एक एक कॉमा लगा है दोनों तरफ, इसको कहते हैं एकल उदाहरण चिन्ह। उसके बाद बेटा अल्प विराम की तरह यहाँ आपका कॉमा लगा है, पर इसके ऊपर क्या लगी है, एक बिंदी लगी है। तो जहां ऐसा हो वहां आपने देखना है कि बिंदी के साथ कॉमा लगा है, इसलिए इसको हम कहेंगे अर्ध विराम चिन्ह। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर 8वां चिन्ह जो हमारा है वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में आप अंतर देखें कि निर्देशक चिन्ह लंबा है और योजक चिन्ह छोटा है। नंबर 9 पे आपके पास
विराम चिन्ह की तरह ही लगा है पर थोड़ा पतला है नीचे से और नीचे बिंदी लगी है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? अधिकतर उन स्थानों पर जहाँ अपने मन के हम विभिन्न भावों को व्यक्त करते हैं, चाहे वो दुख का भाव है, आश्चर्य का भाव है, हर्ष का भाव है। इस तरह हम विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसी उपविषय तक रहेंगे। आप सब बच्चों ने इन विराम चिन्हों को याद करना है, इनके नामों को याद करना है, कैसे लिखते हैं इन विराम चिन्हों को, इसका अभ्यास करते हुए अपना गृह कार्य पूर्ण करना है। बेटा घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना कार्य इसी तरह से निष्ठा से पूरा करते रहें।